नए कलेवर। नमस्कार। आगामी लोकसभा चुनाव पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम आम चुनाव 2024 राज्य नीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। राज्य नीति यानी कि राज्यों की चुनावी राजनीति, यानी कि अलग अलग राज्यों में क्या है इस बार के आम चुनाव का समीकरण। इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करते हैं हर रोज किसी एक राज्य में चुनावी हलचल और हालात की। तो आज के अंक में बारी है बिहार की। बिहार जिसे लोकतंत्र की जननी कहा जाता है और जहां की सियासत पूरे देश पर असर डालती है। इस बार के चुनाव के लिए तो बिहार और भी अधिक चर्चा में रहा है। तो चर्चा के इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ेंगे हमारे साथ खास मेहमान भी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि क्या रही है चुनावी हलचल बिहार में। तो उत्तर भारत की सियासत के केंद्र के तौर पर देखे जाते हैं दो राज्य, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा बिहार। और माना जाता है कि जिस पार्टी ने इन दो राज्यों में बढ़त बना ली, दिल्ली की सत्ता पर वही काबिज होता ही है। हालांकि यूपी की तुलना में बिहार में लोकसभा की अब आधी सीटें ही हैं, यानी कि 40 सीटें हैं, लेकिन मतदाताओं के बीच में टेम्पो बनाने की या फिर चुनावी बयार बनाने में बिहार और यूपी की बड़ी भूमिका होती है। और बिहार इस समय राजनीतिक रूप से बेहद एक्टिव है। यहाँ सियासी गुणा गणित लगातार बदल रहे हैं। विपक्षी पार्टियों के इंडी गठबंधन बनाने का बीड़ा उठाने वाले नीतीश कुमार इस समय दोबारा एनडीए के साथ आ चुके हैं। ऐसे में तमाम सियासी समीकरण भी दोबारा बन रहे हैं और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और कांग्रेस के ऊपर फिर वही दबाव है जो 2019 के चुनावों में थी। इस समय दोनों को मिलाकर कांग्रेस को सिर्फ एक सीट हासिल हुई थी, किशनगंज वाली। तो वहीं एनडीए के मिशन 400 पार में बिहार एक बड़ी भूमिका निभाएगा क्या? बिहार में बीजेपी का विशेष फोकस भी है। इस पूरी सियासत का लोकसभा चुनाव पर असर क्या होगा, इस पर भी अपने खास मेहमान से हम आज चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। तो हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन जरा कुछ आंकड़ों पर, जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उन पर जरा नजर डाल लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10.40 करोड़ है, यानी कि 11 करोड़ से थोड़ा सा कम। जहां पुरुषों की कुल जनसंख्या 5.42 करोड़ और महिलाओं की कुल जनसंख्या 4.98 करोड़ है। तो ये बात हो गई जनसंख्या की। और नवीनतम जनसंख्या गणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर में वृद्धि भी देखी गई है। तो ये आंकड़े देखिए, बिहार में औसत साक्षरता दर 61.80% है, जिसमें पुरुषों का 71.20% और महिलाओं का 51.50% है। लेकिन बिहार में जो साक्षरता दर है वो भारत का जो राष्ट्रीय औसत है 72.98 उससे कम ही है। बात मतदाता की कर लेते हैं। कुल मतदाता 7.64 करोड़ 2024 की सूची के मुताबिक, जिसमें पुरुष 4 करोड़ और महिला 3.64 करोड़ बिहार में है। तो ये वो आंकड़े हैं जो बिहार की राजनीतिक स्थिति को बयां करते हैं, चुनावी स्थिति को बयां करते हैं। तो बिहार में मुख्य राजनीतिक दल पर भी नजर डाल लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी और एआईएमआईएम, ये 6 प्रमुख पार्टियां हैं जो बड़ा रोल निभाती हैं। तो ये जो पार्टियां हैं, इनमें से अभी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड तो दोनों मिलकर सत्ता में है एनडीए के तहत। आरजेडी अब विपक्ष में आ गई है, बस कुछ हफ्ते पहले तक वो जेडीयू के साथ सत्ता में थी। कांग्रेस महागठबंधन में शामिल है आरजेडी के साथ। एलजेपी, चिराग पासवान और पशुपति पारस 2 गुट हैं। एआईएमआई हाल के दिनों में जो सीमांचल वाला इलाका है वहां पर एआईएमआई ने अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छी पकड़ बनाई है। आइए अब बात करते हैं प्रमुख दलों की, जो बात करते हैं बिहार के प्रमुख दलों के बारे में, जो कि विभिन्न गठबंधनों के में बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन क्या कुछ इस बार बिहार का समीकरण है? हम सीधे चलते हैं अपने मेहमानों के साथ। मेहमानों के पास चलते हैं। अरुण पांडे जी जो स्थानीय पत्रकार हैं, बिहार से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार। आप इनको बराबर देखते सुनते रहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अवधेश कुमार जी का भी जो मूल रूप से ताल्लुक है ना, वो भी बिहार से ही है। तो वो भी बड़ी हमें
बिहार के बारे में बड़ी रोचक बातें बताएंगे। अवधेश जी बहुत बहुत स्वागत, और साथ में हमारे साथ जो अरुण पांडे जी हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। अरुण जी, इन दिनों तेजस्वी जी की यात्रा चल रही है बिहार में, और राहुल जी भी अब उसमें शामिल होने वाले हैं, तो क्या कुछ महागठबंधन इस बार कुछ बेहतरी की उम्मीद कर रहा है क्या? क्योंकि पिछली बार एक किशनगंज की सीट जो है वो हासिल हो पाई थी 2019 में, अब इस बार फिर से वही समीकरण बन गए हैं, एनडीए उसी तरह का बन गया है। जो आपने परिदृश्य राजनीतिक दिखाया है अभी, उम्मीद तो करनी ही चाहिए। उम्मीद नहीं करेंगे तो फिर दुकान कैसे चलेगी? तो सारे एफर्ट घर में ही बैठने होंगे। तेजस्वी ने भी 10 दिनों की जन विश्वास यात्रा शुरू की है। आप जानते हैं, सत्ता से बाहर होने के बाद एक खींच भी होती है। वो कभी भाजपा को भी खींच थी जब नीतीश कुमार ने झटका दिया था आज से 18 महीना पहले। अब इस खींच भी है, और नेचुरल है कि आपने ठीक ही कहा कि लोकसभा जो बिहार में 40 सीटें हैं, पिछले चुनाव में तो राजद का खाता नहीं खुला था। 40 में 39 सीटों पर एनडीए का डंका बजा था। उसमें 100% जिसको कहा जाए रिजल्ट बीजेपी को 17 सीट लड़ी थी, 17 सीट जीती थी। और नीतीश कुमार तब 17 लड़े थे, 16 से उनकी जीत हुई थी। और एक जो आपने किशनगंज की चर्चा की, सिर्फ जो महागठबंधन था उसको किशनगंज एक सीट में खाता खोलकर इज्जत बचाई। अब परिदृश्य क्या है? अब बिहार में ठीक है, नीतीश कुमार दूसरी बार आ गए हैं, 9वीं बार चीफ मिनिस्टर बनने का उन्होंने रिकॉर्ड भी बना दिया है। और अब अभी हर रोज 29 तारीख को तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा का समापन होगा। और जो आपने चर्चा की, यात्रा में तो नहीं, यात्रा के समापन के बाद 3 मार्च को पटना में महागठबंधन की रैली होने वाली है। जी। और उस रैली में सोनिया जी को, राहुल गांधी को, और उस महागठबंधन में जो अभी इंडी अलायंस कहते हैं, जो भी बचा है नाम से भी, उसके नेताओं को आमंत्रित करने की तैयारी। स्वाभाविक जो मैंने आपसे चर्चा की कि राजद को बिहार में शून्य से शिखर पड़ जाने की का स्कोप है। अब वो शून्य है अभी, तो जितना भी कुछ करें। अब रही बात की कांग्रेस को राजद के कंधे पर चल रही है। बिहार में लालू प्रसाद ही उनके असली सखा हैं, और जो लालू तय करेंगे, अब उसमें तो उससे यहाँ लड़ने के लिए 5 से 6 सीटें मिले। ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास अरुण जी, मैं आपके पास लौटता हूं सर, और आपसे ज़रूर जो पीछे के चुनाव हैं उसके बारे में भी मैं ज़रूर बात करूंगा। अवधेश जी के पास चलते हैं। अवधेश जी, जो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जिस तरह से कि वहां पर अब जाकर के शामिल होने वाली है तेजस्वी की यात्रा में, लेकिन एक चर्चा थी जब बात हुई कि भाई जनता दल यूनाइटेड को, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने फिर से स्वीकार किया। सबसे ज़्यादा चर्चा ये थी कि किस लिए स्वीकार किया। उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसके मद्देनज़र एनडीए चाहती है कि 39 जो मिली थी वो तो मिले ही, हो सके तो 40वीं सीट भी मिल जाए। बिहार की जो स्थिति थी उसमें इस समय जो देश का वातावरण है, बिहार का वातावरण देश के वातावरण से अलग नहीं होता। वो लगभग दिखाई दे रहा था, खासकर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद बिहार के शहरों और गांव-गांव में जिस ढंग से लोगों ने दिवाली मनाई, जगह जगह शोभा यात्राएं निकली, उनसे एक आभास हो गया था कि बिहार का क्या वातावरण है। और सच यह है कि नीतीश कुमार को भी अंतिम फैसला करने के पीछे, वो पहले से तो मन बना चुके थे कि यहाँ रहना नहीं है, अब जाना है, लेकिन अंतिम फैसला करने के पीछे एक बड़ा कारण सिद्ध हुआ है कि जब उन्होंने, मुझे लगा कि सीमांचल क्षेत्र में भी जहां की तनाव की संभावना थी, वहां भी अगर ये प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इतना उत्साह दिखाई दे रहा है तो एक वातावरण बदला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने के आम कार्यकर्ता, वहां का कोई भी नेता इस पक्ष में नहीं था कि नीतीश कुमार को हम दोबारा साथ में लाएं। जो भाजपा के समर्थक है वो भी नहीं चाहते थे आम जनता के अंदर। तो ये नहीं है कि उसको पूरी दिल से लोगों ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के सामने जो इस समय एक सबसे बड़ा मैसेज देने का था देश भर में, कि जिस नीतीश कुमार ने INDIA की शुरुआत की थी और जो माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ एक चुनौती देगा, तो वही व्यक्ति अगर टूट रहा है तो उसको शामिल करके पहला संदेश तो यही दो
कि INDIA कुछ है नहीं। क्योंकि अगर भाजपा से वैचारिक विरोध होता कि नहीं हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं तो नीतीश कुमार तो हमारे साथ आते नहीं। तो एक तो INDIA जो है वो कुछ है नहीं, उसका अस्तित्व तो नहीं है। दूसरा जो बात करें कि आइडियोलॉजी की लड़ाई है वो कुछ नहीं है, वो केवल सत्ता के लिए लड़ाई है। तो दो बड़े संदेश देने में सफल रही है। अब जो आपका प्रश्न, ये बात सही है कि नीतीश कुमार कितना भी पाला बदलते हैं, उनका एक बेसिक वोट बैंक अभी भी बिहार में, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब मैं तो चाहता हूं कि उस राजनीति से संन्यास लेकर के सम्मान पूर्वक और बिहार की राजनीति को थोड़ा पटरी पर आने दें, लेकिन उनका एक वोट बैंक है। तो अगर उसको पूरा कंसोलिडेट कर देते हैं एक साथ ना, तो वहां जिसको आप महागठबंधन कर रहे हैं, अब उसमें से महा तो नीतीश कुमार चले गए हैं, गठबंधन है, उसके लिए तो दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा है। बड़ा संदेश है। आपकी बात को अगर मैं थोड़ा युद्ध के संदर्भ में कहूँ ना, तो युद्ध से पहले ही अगर दूसरे पक्ष के सेनापति को ही मिला लिया जाए तो वो उसका एक अलग संदेश चला जाता है। मैं लौटता हूँ, उससे पहले जरा कुछ दिलचस्प आंकड़े देख लेते हैं। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, जिसमें से 34 सीट सामान्य श्रेणी के और 6 सीट जो हैं वो आरक्षित श्रेणी के हैं। तो 40 में से 34 सीट सामान्य हैं और आरक्षित जो अनुसूचित जाति के लिए वो 6 सीटें हैं। और अब जब बिहार से बटकर झारखंड अलग हो गया तो अब यहाँ पर ST के लिए, यानी अनुसूचित जनजाति के लिए अब कोई सीट आरक्षित नहीं है। अब जरा नतीजों पर नजर डालिए। 2019 में 17 बीजेपी, 16 JDU, 6 LJP, 1 कांग्रेस और 0 पर RJD, यानी कि NDA के खेमे में 39 सीटें चली गई थीं। और उधर सिर्फ 1 सीट, किशनगंज वाली सीट कांग्रेस के हाथ लगी थी और RJD तो बिल्कुल 0 पर आउट हो गई थी। अब वोट शेयर को भी जरा देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी 24.05%, JDU 22.26%, 15.70% जो है वो RJD का है, 8.1% LJP का है और कांग्रेस का 7.85%। ये वोट शेयर है। और जरा क्षेत्र के हिसाब से देख लीजिए। सीमांचल में 4 सीट, पाटलिपुत्र मगध में 10 सीट, मिथिलांचल में 10, भोजपुर में 8, कोशी में 5, चंपारण में 3। ये सीटें हैं, सीटों का बंटवारा भौगोलिक दृष्टि से। अगर बिहार के क्षेत्र को देखिए, इलाके को देखिए, तो ये जो आंकड़े हैं दिलचस्प हैं और बिहार की पूरी जानकारी ये देते हैं। देखिए सीमांचल में पिछली बार कैसा नतीजा रहा था। बीजेपी 1, जनता दल यूनाइटेड 2, LJP 0, कांग्रेस 1, RJD 0। पाटलिपुत्र मगध वाले इलाके में 3 बीजेपी। इसी तरह से आप अपने स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, अलग अलग इलाकों में कैसा प्रदर्शन रहा था इन पार्टियों का। 2019 के ये नतीजे हैं। तो 2019 के नतीजे सीटों की संख्या के लिहाज से आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख लेते हैं। चर्चा करते हैं अपने दोनों मेहमानों के साथ। मैं एक बार फिर से रुख करता हूं अरुण जी का। अरुण जी, जैसा कि हमने देखा है कि 2004 में तो RJD का प्रदर्शन था, बढ़िया था, ठीक है, लेकिन आप चाहे 2009 का चुनाव लीजिए, छपरा के आसपास 4 सीटें उन्होंने जीती थी शायद, और 2014 के में देखिए तो वो जो सुपौल मधेपुरा के पास 4 सीटें, मैं भी उस चुनाव में कवर करने गया था, और उसके बाद 2019 में तो 0। क्या ये आंकड़े बताते नहीं हैं कि RJD का कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के मामले में काफ़ी ह्रास हुआ है, काफ़ी गिरावट आई है, और उसमें जिस तरह का गठबंधन अभी बन रहा है, कांग्रेस हो, उसके साथ वाम दल हो, कोई बहुत ज़्यादा आपको लगता है बदलाव हो सकता है इससे? नहीं, देखिए कोई वोट तो नहीं जुटा है। ये बात सही है कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव, और विधानसभा में जो गठबंधन था उसमें अकेले RJD कांग्रेस एक साथ थी, उसमें RJD सबसे बड़े दल के रूप में 79 सीट जीती, ठीक है, और 78 सीट बीजेपी जीती। तो थोड़ा सा देखिए, लोकसभा विधानसभा के चुनाव में अलग अलग चुनावी परिदृश्य होते हैं, नतीजे आते हैं, लेकिन NDA के फोल्ड में तो अभी कुछ और जुटे ही हैं। जैसे मांझी इधर आ गए, पिछली बार मांझी साथ नहीं थे जी, और फिर उस तरह से तो NDA के पास तो कोई जो नई पार्टी भी जुटी है जी, और जो पिछले चुनाव में जो कुछ विक्रिंग्स थी वो कहीं ना कहीं मिलता जुटता दिख रहा है। तब रही बात कि 40 में जब 39 सीट जीतने वाली पार्टी, जैसे कोई
क्लास में फर्स्ट लेता है उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अवधेश जी बता रहे थे, एक झटका तो सचमुच में इंडिया अलायंस को, जो बिहार में उस गठबंधन के सूत्रधार थे वही आ गए इधर, बिल्कुल, तो ये बड़ा झटका था कांग्रेस के लिए। दूसरी एक बात मैं मानता हूँ कि बीजेपी कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए। 17 सीट तो वो जीती थी, तब नीतीश कुमार का भी बिहार में नेतृत्व था, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। पूरे देश में बात सही है कि नरेंद्र मोदी के नाम, चेहरे पर और काम पर, ठीक है, 5 साल तो हो चुके थे प्रधानमंत्री के, वोट मिलते यहाँ। लेकिन एक कॉम्बिनेशन जो बिहार में, या कहिए कि जाति समीकरण में, अवधेश जी भी हमारे बिहार के ही हैं, वो हमसे थोड़ा ही कम दर्द में उनको समझते हैं। लेकिन अब थके हैं नीतीश कुमार, थके हैं। अब वो जो नीतीश कुमार, जिन कारणों से नीतीश कुमार का नेतृत्व बीजेपी ने स्वीकार किया था और बम्बई में स्वागत करके, अब वो जौहर साहब का दिन अवधेश जी को तो ज्यादा ही याद होगा, किया था। लेकिन अब ये जो अभी दोस्ती हुई है बीजेपी की जदयू की, मानता हूं कि दोनों की मजबूरी की भी है और जरूरी भी था। दोनों जरूरी ये था कि हाँ, जरूरी भी है, दोनों के लिए जरूरी था। कोई क्यों जोखिम, जब 40 सीट है बिहार में और 39 जीते हुए हैं, तो फिर कॉम्बिनेशन को फिर से उसमें मांझी भी इधर आ गए हैं। पिछली बार मांझी नहीं थे इधर, और फिर उसमें जो स्थिति है वो निर्दलीय सुमित भी इधर है, उपेंद्र कुशवाहा भी इधर है। तो कुल मिला कर बिहार में जो इधर का ब्लॉक थोड़ा ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, पहले से भी ज्यादा मजबूत। अवधेश जी के पास मैं चलता हूँ। अवधेश जी, जिस तरह के हम देखते हैं कि एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, अब हम जानते हैं कि ये 2 हिस्से में है, चिराग पासवान और पशुपति पारस। हालांकि बात उठती है कि शायद एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, लेकिन जो वोट बैंक है एलजेपी जैसी पार्टियों का, एक तो वो कि कितना मददगार साबित होगा, अभी जो अरुण जी जिक्र कर रहे थे कि जीतन राम मांझी भी अब इधर आ चुके हैं। दूसरी बात ये कि क्या कहीं ना कहीं जो परंपरागत वोट आरजेडी का माना जाता था, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि 2004 के बाद अच्छा प्रदर्शन आरजेडी नहीं कर पाई है, लोकसभा चुनाव में क्या उनका वो वोट कहीं दूर चला जाता है? नहीं, थोड़ा सा आपको इसको और विस्तारित करना पड़ेगा। देखिए, बिहार के लोगों ने लालू यादव के पूरे परिवार को, उनके पूरे पार्टी को 5 चुनाव में लगातार हराया। आप देखेंगे 2005 में 2 विधानसभा चुनाव हुए थे, पहली बार में उनको दूसरी बार में घटती गई। 2009 का लोकसभा चुनाव, 2010 का विधानसभा चुनाव और 2014 का लोकसभा चुनाव, इतने चुनाव में पूरी तरह हारे थे। यहां तक कि रामविलास पासवान की तो पार्टी साफ हो गई थी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए हैं तो रामविलास पासवान के साथ गठबंधन किया, क्योंकि बीजेपी को ना आत्मविश्वास नहीं था कि नरेंद्र मोदी के नाम पर बहुमत मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिला तो बाद में सरकार कैसे बनेगी। इन पर गुजरात दंगे का आरोप है, तो बीजेपी में कॉन्फिडेंस नहीं था। तो बीजेपी ने रामविलास पासवान की पार्टी को जीवित किया, लोक जनशक्ति पार्टी को। 2005 का जो पहला चुनाव था, जो फरवरी मार्च में हुआ था, उसके अलावा रामविलास पासवान को कभी चुनाव में सफलता नहीं मिली थी। अपना चुनाव वो लोकसभा का हार चुके थे। तो वहां से देखना पड़ेगा, लालू जी का भी वापसी तभी हुई है जब नीतीश कुमार ने 2015 में गठबंधन किया है। ऐसे नहीं हुआ था। बिल्कुल, तो वो संजीवनी मिल गई है। हाँ, तो वहां से आपको देखना पड़ेगा कि बिहार के लोगों की वो जो वोट बैंक था वो बचा हुआ है। 2010 का चुनाव था, 22, आप देखिए 18% वोट और 22 सीटों तक आरजेडी सिमट गई। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसीलिए आप ये बना है, तो निकला है अब आकर के, ये नीतीश के साथ आए हैं। एक प्रकार से उन्होंने वातावरण बनाया। नीतीश का एक वोट बैंक, लालू जी का वही 15, 16, 17, 18% के आसपास वोट बैंक है। लेकिन वो भी लोकसभा चुनाव में, जब इस समय कोई पार्टी, नरेंद्र मोदी का एक नाम है, दूसरा नरेंद्र मोदी ने एक देश का भी एक विजन दिया है कि हमको इस चुनाव में क्या करना है, 2047 तक क्या करना है। हिंदुत्व का एक माहौल है पूरे भारत में, जिससे बिहार भी प्रभावित है। तो इन सब को मिला दीजिए, और जो हम लोग सेफोलॉजी में गणना करते हैं, इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी, विपक्षी एकता सूचकांक, अगर बिहार में आप देखेंगे तो विपक्षी, और तो उसके लिए जो सत्ता पक्ष एकता सूचकांक होती है, वो ज्यादा मजबूत हो गया है, वो करीब 80 है, और विपक्षी एकता सूचकांक करीब 20 है। तो इतने का डिफरेंसेज है अगर आप उसको देखते हैं तो वो सेफोलॉजी के भी आधार पर, उन आंकड़ों के आधार पर भी इस समय एनडीए सुपर है। अब आरजेडी पर कुल मिला के 25-26% वोट उधर है, इधर करीब 56-57%। ये जो अंतर है ना, ये लोकसभा और विधानसभा में भी अंतर कुछ ना कुछ दिखाई पड़ता है, जिसकी हमने चर्चा की। तो हम जरा विधानसभा के आंकड़े भी देख लेते हैं कि विधानसभा चुनाव जब बिहार में होते हैं तो उसके आंकड़े क्या होते हैं।
तो बिहार में कुल 243 सीटें हैं, विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 203 सीटें सामान्य की हैं, 38 सीट अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। लोकसभा की सीट तो कोई अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं है, लेकिन विधानसभा में 2 सीटें हैं, आरक्षित हैं। देखते हैं 2020 का कैसा बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा रहा। सामने है आपके, ये आरजेडी के पास अभी फिलहाल 2020 के चुनाव के नतीजे के बाद 64 सीटें, बीजेपी के पास ये बिहार विधानसभा 2020 के चुनावी नतीजे, मुझे लगता है कि इसमें कुछ नहीं, इसमें थोड़ी गड़बड़ियाँ हैं। हाँ, इसमें गड़बड़ियाँ हैं। 78 79 थी आरजेडी की, 78 थी बीजेपी की, है ना? अभी है। जनता दल यूनाइटेड की 43 वगैरह के आसपास थी। तो अब इस पर एक छोटी छोटी टिप्पणी अपने आप दोनों से ले लेते हैं। अरुण जी, विधानसभा चुनाव में जैसा आपने बताया कि भाई आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन वही सवाल मैं कर रहा हूं कि जब 2004 से लगातार आरजेडी का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो क्या उनके जो कोर वोट बैंक हैं वो भी लोकसभा चुनाव में अलग पैटर्न पर वोट करते हैं क्या? नहीं, देखिए, 2 बिंदु पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हाँ। अब एक परिदृश्य जो बदला, नीतीश कुमार और जो लालू साथ से बिहार में जातीय गणना कराई गई। एक बात सही है कि आजादी के बाद बिहार पहला राज्य था जहां जातीय सर्वे हुआ, जातीय गणना जिसको आप कहें, और उसमें एक तस्वीर दिखाई गई कि 65% अति पिछड़े और पिछड़े जाति, 20% मुसलमान हैं और 22% लगभग दलित हैं। एक जो तस्वीर आई है, अभी 20% मुस्लिम है अभी, और उसके बाद बिहार में सर्वाधिक आरक्षण 75% आरक्षण लागू करने वाला भी बिहार ने एक अपना रोड मैप दिखा दिया। हाँ, बिल्कुल। एक तो यह है। दूसरा, एक चीज आपको यह ध्यान देना होगा कि नीतीश कुमार अब इधर आए हैं तो उनकी पहले से जो उनकी विश्वसनीयता थी वो है क्या जी? आज जो कुछ है नरेंद्र मोदी का काम, नाम, और जो पूरे देश में, यानी कि ये बात तो साफ है, बात साफ है कि एनडीए तो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही जाएगी लोकसभा चुनाव में। अवधेश जी, एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा बिहार में, दूसरी तरफ पहले तो होता कि अगर चलिए महागठबंधन में नीतीश जी होते तो लोग कहते चलिए नीतीश जी का चेहरा है। अब वहां पर कौन सा चेहरा पेश किया जाएगा अवधेश जी बिहार में? नहीं, इस समय तो तेजस्वी यादव सबसे बड़ा चेहरा है। हाँ। और इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि 2015 के बाद से तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बिहार में बढ़ी। यहाँ तक कि फॉरवर्ड कास्ट में भी मैंने देखा, और बोचहा विधानसभा उपचुनाव लोगों ने गुस्से में हरा दिया था कि नीतीश कुमार के साथ भाजपा के रहने से फॉरवर्ड कास्ट को महत्व नहीं मिल रहा। वो एक बड़ा कारण था, वो बड़ी है। लेकिन जब उप मुख्यमंत्री होने के बाद उनकी लोकप्रियता उसी रूप में बिहार में विद्यमान है, इसके संकेत अभी नहीं है। तो उधर से अगर कोई चेहरा है तो वो राहुल गांधी बिहार में कोई चेहरा नहीं है, सीपीआई सीपीएम का कोई चेहरा नहीं है। तो जो कुछ भी चेहरा है वो तेजस्वी यादव है या लालू यादव है। इधर में भी आप देखेंगे तो देखिए ऐसा है कि इधर में कई नेता हैं, जैसे गिरिराज सिंह ने अपनी एक छवि बनाई है, आप उनको अच्छा कहिए बुरा कहिए, अश्विनी चौबे ने अपनी एक छवि बनाई है बिहार में, उसी प्रकार से आरके सिंह ने इस क्षेत्र में, ऐसे कई नेता हैं जिनकी छवि अपनी बनी हुई है लोकसभा। उधर से लोकसभा में कोई है नहीं। लेकिन वही यक्ष प्रश्न वही है कि जब आप नरेंद्र मोदी जी के सामने, जैसे विधानसभा में तो आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव हमारे चेहरा है, लोकसभा चुनाव में यही सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी जुड़ने के लिए, और साथ में अरुण जी आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस राजनीति में हमने पड़ताल की बिहार के चुनावी हालात की। अगले दिन फिर किसी और राज्य की पड़ताल करेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2015 में आवास योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में बहुत ही कम समय में लाखों घर बनाकर दिए जा चुके। प्रधानमंत्री आवास योजना का मतलब सिर्फ गरीब परिवारों को पक्की छत देना नहीं, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की बजट को मिली बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी को दिसंबर 2024 तक बढ़ाया।
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1.19 करोड़ से अधिक घरों को मिली मंजूरी। 113 लाख से अधिक घरों का निर्माण कार्य पूरा। 78.56 लाख परिवारों को मिली अपने अपने घरों की चाबियां। महिला सशक्तिकरण को मिला बढ़ावा। 22.77 लाख से अधिक श्रमिकों, कंडक्टर, रिक्शा चालकों को मिला प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। सरकार के अनूठे प्रयासों से असहाय परिवारों को मिली पक्की छत। प्रधानमंत्री मोदी का है ये सपना, सबका घर हो अपना। In a world that never stops, where information shapes our reality, one app stands out, helps you stay ahead of time. Introducing the DD India app, your gateway to a world of news right at your fingertips. Your most trusted source of news goes global, goes digital. Explore a world of options, top stories, live updates, in-depth analysis, and more. Stay informed wherever you are. Real-time alerts keep you ahead of the curve always. The DD India app, connecting you to the world, one story at a time. Download now and explore the world of knowledge, insights, and authentic information. सड़क दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा का है विशेष महत्व। घायल व्यक्ति को सावधानी से निकालें, व्यक्ति की सांस व नब्ज जांच लें। चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार आवश्यक है। खून बह रहा हो तो कपड़ा बांधकर रोकें। घायल व्यक्ति को खड़ा करने या चलाने की कोशिश बिल्कुल न करें। कैसे करें घायल व्यक्ति की सहायता? घायल व्यक्ति की गर्दन, पीठ व रीढ़ सीधी रखें। हड्डी टूटी हो तो लकड़ी का सहारा देकर उसे बांध दें। कुछ खास बातों का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति बेहोश हो तो उसके मुंह में कुछ न डालें। बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाने की कोशिश न करें। यदि कोई नुकीली वस्तु शरीर में घुस गई हो तो उसे निकाल। नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम 24 की चुनौती में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देश में आम चुनाव की घोषणा कुछ समय बाद ही हो जाएगी, लेकिन आम चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं। जनता के बीच जाने के लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे को धार देने में लगे हुए हैं। ऐसे में डीडी न्यूज लगातार राष्ट्रहित के एजेंडे को आगे रखते हुए आपको आम चुनाव से जुड़ी पल पल की घटनाओं से रूबरू कराता है। अपने खास कार्यक्रम 24 की चुनौती के जरिए हमारी कोशिश है आपको ये बताने की कि किस दल या गठबंधन के सामने किस तरह की चुनौती आने वाले आम चुनाव के मद्देनजर खड़ी हो रही है। साथ ही इस कार्यक्रम में हम राजनीतिक पटल पर समय के साथ बदल रहे समीकरणों का सटीक विश्लेषण भी करते हैं, राजनीतिक मामलों के जानकार और विशेषज्ञों के साथ। तो आइए आपको दिखाते हैं 24 की चुनौती। देश भर में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बढ़ती सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर रहे। इस दौरान नवसारी की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी की गारंटी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने देश के गरीब, किसान, युवा और महिला सभी को सशक्त करने के लिए गारंटी दी है। और ये गारंटी सिर्फ योजनाएं बनाने की नहीं है, बल्कि जो हकदार हैं उन तक योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाने की गारंटी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक देश के साथ लगातार अन्याय किया, जबकि आज पूरी दुनिया में समृद्ध भारत की गूंज सुनाई दे रही है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग उन्हें जितना गाली देंगे, 400 पार का संकल्प उतना ही मजबूत होगा। जितना ज्यादा कीचड़ उछालेंगे, 370 कमल शान से खिलेगा। आपने देखा है कि कैसे कांग्रेस के लोग मोदी की जाति को भी गाली देते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले भूल जाते हैं कि जितनी गाली देंगे 400 पार का संकल्प उतना ही मजबूत होगा। ये जितना कीचड़ फेंकेंगे 370 कमल उतने ही शान से खिलेंगे।
और मेहसाणा की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी का लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े देशवासी का जीवन बदलना है। उन्होंने कहा कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस ने लंबे समय तक विकास और विरासत के बीच टकराव पैदा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो भगवान श्री राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए और राम मंदिर निर्माण को लेकर रोड़े अटकाए, और आज जब राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है तो भी ये लोग नफरत का रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं। दुर्भाग्य से आजाद भारत में लंबे समय तक विकास और विरासत, उसके बीच टकराव पैदा किया गया, दुश्मनी बना दी। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वही कांग्रेस है, जिन्होंने दशकों तक देश पर शासन किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए, उनके मंदिर निर्माण को लेकर रोड़े अटकाए। और इससे पहले अहमदाबाद में गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ की स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने देश भर के किसानों को संदेश दिया कि सरकार किसान कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जरूरतों को टुकड़ों में देखने की पूर्व सरकारों की नीति को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्त होना बेहद जरूरी है। पहले केंद्र में जो सरकारें रही वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जरूरतों को टुकड़ों में देखती थी। हम गांव के हर पहलू को प्राथमिकता देते हुए काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा फोकस है छोटे किसान का जीवन कैसे बेहतर हो। लोकसभा चुनाव में 400 पार के बड़े लक्ष्य के साथ एनडीए आगे बढ़ रही है और इसी लक्ष्य को हासिल करने को लेकर भाजपा पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज मुंबई दौरे के दूसरे दिन लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश पर लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस ने गरीबों के बारे में बार बार चर्चा तो की, लेकिन गरीबी दूर करने के लिए यथार्थ में कुछ नहीं किया। भाजपा अध्यक्ष ने मोदी सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में गरीबों के लिए जितने काम किए गए उतने कभी नहीं हुए और यही वजह है कि उनके कार्यकाल में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए और भ्रष्टाचार करने का ही काम किया। देश के अंदर आजादी के पश्चात लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया और उन्होंने लंबे समय तक गरीबों के बारे में चर्चा की, लेकिन यथार्थ में जो होना था वो नहीं हुआ। और इससे पहले मुंबई दौरे के पहले दिन बुधवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने का मंत्र दिया। उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और इंडी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। ये इंडी अलायंस है क्या? इंडी अलायंस है क्या? ये अलायंस जितने लोगों पर मुकदमे हैं उनका अलायंस है। ये अलायंस परिवार को बचाने का अलायंस है। यह अलायंस संपत्ति को बचाने का अलायंस है। यह अलायंस भ्रष्टाचार को छुपाने का अलायंस है और इसके सिवाय ये कोई अलायंस नहीं है। जहां जहां से राहुल गांधी निकलते हैं वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं होती है, वो न्याय यात्रा नहीं होती है। एक तो वो अन्याय यात्रा होती है और दूसरी वो तोड़ो यात्रा होती है। और राजनीतिक गतिविधियों के विश्लेषण के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार और खास मेहमान समीर चौगांवकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और समीर जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर देखें तो विपक्ष अभी जहां कहीं
इस मनोदशा में है कि वो गठबंधन के अपने कुनबे को समेटने में भी असफल है। वहीं पर कांग्रेस को अगर देखें तो न्याय यात्रा के माध्यम से कुछ ऐसे बयान और विवादित चीज़ें की जाती है उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में, लेकिन बीजेपी को देखें तो वो रणनीतिक रूप से चुनाव प्रचार, या फिर चुनाव प्रचार नहीं कह सकेंगे, लेकिन रणनीतिक रूप से राजनीतिक गतिविधियों को और सशक्त तरीके से धरातल पर रख रही है, चाहे गुजरात दौरा हो या महाराष्ट्र का जेपी नड्डा का दौरा। किस प्रकार से देखते हैं कि क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि एक गठबंधन को बनाए रखने, गठबंधन को स्वरूप देने की चुनौती के साथ साथ भाजपा की इस रणनीतिक बढ़त को भी चुनौती देना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 1980 में स्थापित हुई थी। 1980 के बाद से आप भारतीय जनता पार्टी का चुनाव अगर देखेंगे लगातार, तो संगठन के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत होती चली गई और विपक्ष को चुनौती देती रही। भले ही 1984 में भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे, लेकिन वो 2 सांसदों की जो जर्नी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी संगठन के दल पर, वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2019 में 303 सीटों पर पहुंच गई है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े होने के बाद भी वो सबको साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने की जो वृत्ति है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो संगठन और सरकार दोनों में दिखता है। सरकार में भी वो सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, और संगठन की दृष्टि से अगर देखेंगे तो चुनाव में भी एनडीए कुनबा बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। छोटा दल होगा उसको साथ लेकर चलती है। अगर आप वही विपक्ष की अगर आप बात करेंगे तो देखिए, राहुल गांधी जब से न्याय यात्रा लेकर निकले थे, 14 तारीख को लेकर निकले थे, 14 राज्यों का दौरा करने वाले थे, किसी भी राज्य में राहुल गांधी गए तो क्या हुआ? संगठन मजबूत हुआ है, वहां संगठन भी टूटा है, कांग्रेस भी टूटी है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटा है। आप इसके उदाहरण के रूप में बंगाल दे सकते हैं, आप बिहार देख सकते हैं। कांग्रेस ये कह सकती है कि आज कल हमारा समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो गया है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन जो बना था वो 23 जून को बना था, आज से 10 महीने पहले, 8 महीने पहले। लेकिन क्या 23 जून को बना हुआ गठबंधन ने कोई आकृति ले पाया? सारा गठबंधन तार-तार हो गया। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है करने की, उसमें और विपक्ष की कार्यशैली के अंदर कितना फर्क है, और मुझे लग रहा है यही भारतीय जनता पार्टी। समीर जी, एक चीज़ देखें, अगर प्रधानमंत्री जी का देखें तो साफ स्पष्ट विजन है, एक टाइम ओरिएंटेड फ्रेमवर्क में विकास योजनाओं को धरातल पर लाना। नौसारी और अगर देखें तो मेहसाणा में आज 13,500 करोड़ रुपए, नौसारी में 17,500 करोड़ रुपए, जिसमें बहुत सारी वो पेयजल योजनाएं से लेकर चाहे जिला चिकित्सालय, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, सहकारी दुग्ध विपणन संघ, एक समग्र, एक समावेशी विकास का रोल मॉडल गुजरात का पूरे देश में लागू करने की प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री जी स्पष्ट करते हैं। सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया, सहकारी जो मॉडल था गुजरात का, उसको पूरे देश भर में देशव्यापी तरीके से लागू करके किसानों को लाभकारी स्थिति में पहुंचाने की कोशिश की गई। अभी कल 315 रुपए से बढ़ाकर 340 रुपए गन्ने का एफआरपी तय किया गया। जो किसानों के जरिए एक छद्म राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, उस पर, उसको मंद करने में ये कितना लाभकारी होगा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी लगातार किसानों के विकास के लिए काम करते रहे। यह देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि मैं किसानों की आय दोगुनी करूंगा और उसके लिए दिन रात काम करूंगा। आप देखिए, किसानों के लिए जो स्थिति 2000 पहले की थी, या आप 2004 से लेकर 2014 का जो मनमोहन सिंह का कार्यकाल था, आप वो देख सकते हैं किसानों की दृष्टि से, और 2014 से लेकर 2024 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम देख सकते हैं किसानों को लेके। आपको फर्क साफ नजर आएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी ने अब 2.1 लाख करोड़ रुपए अभी तक किसानों के खाते में डाल दिया। 11 करोड़ किसानों के खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ है। कल ही घोषणा हुई कि 16वीं किस्त किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त 27 फरवरी को ट्रांसफर होगी। इसके पहले 17 नवंबर को 15वीं किस्त जो ट्रांसफर हुई थी, उसके अंदर 18,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया गया था। तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार किसानों के विकास की बात करते हैं, उन्हें नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उनके विकास, समग्र विकास की ओर ध्यान देते हैं। और यही कारण रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि मेरे लिए 4 जातियां ही हैं, एक गरीब है, एक युवा है, एक महिला और एक किसान है। इन 4 जातियों के विकास के लिए मैं समर्पित हूं और इन 4 जातियों का मुझे विकास करना है। प्रधानमंत्री मोदी जहां राहुल गांधी ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी जातिगत सर्वे की बात करते हैं, वहां प्रधानमंत्री मोदी 4 जातियों की बात करते हैं, सबका विकास की बात करते हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए जितना 10 साल के अंदर किया है, ये देश के किसान भी जानते हैं। और इसके पहले जब किसानों का आंदोलन हुआ था उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर,
जिन 3 इतने बेहतर कानून प्रधानमंत्री मोदी लेके आए थे, किसानों ने उसका विरोध किया था, प्रधानमंत्री ने उसे वापस लिया, लेकिन आप देखिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। और किसानों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी का यही समर्पण है कि आज जयंत चौधरी जैसे जाट और किसान नेता को भी एनडीए के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़ना पड़ रहा है। यह बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर साथ में चल रहा है, और यही भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद है, और यही प्रधानमंत्री मोदी को जो कहते हैं कि 370 सीटों का टारगेट लेकर चल रहा है, वह अचीव करने में मदद करेगा। समीर जी, एक चीज और अगर देखें तो एक विकासवादी राजनीति को 10 साल में भाजपा ने धरातल पर उतारा और समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाया। एक विकासवाद का नया पैमाना गढ़ा गया। साथ ही साथ जो सांस्कृतिक वैभव के उत्थान की पूरी ये प्रक्रिया चली, उसमें विपक्ष कहीं ना कहीं रोड़े अटकाते दिखा, या फिर हमारे जो सांस्कृतिक गौरव के अवसर हैं उन पर वो कहीं ना कहीं छिटकते हुए दिखा, चाहे वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की हो या फिर देश के मंदिर संसद के लोकार्पण की बात हो। किस तरीके से विपक्ष कहीं ना कहीं एक ऐसी मनोदशा में पहुंच गया है कि उसको केवल विरोध के लिए विरोध करना है, और वह विरोध चाहे हमारे राष्ट्रहितों का विरोध हो या फिर सांस्कृतिक हितों का भी विरोध हो। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब विकास की बात करते हैं, विरासत की बात करते हैं, तो वो चाहते हैं कि सब इसके अंदर सहभागी हो। वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस संदर्भ में बात करते हैं, और इसलिए प्रधानमंत्री को है कि विकास और विरासत को वो साथ में लेकर चल रहे हैं। जब राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा का जब कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में हुआ था, तो उस ट्रस्ट ने सबको इन्वाइट किया था, सोनिया गांधी को भी इन्वाइट किया था, अखिलेश यादव को भी इन्वाइट किया था। आप देखिए, जिन कार सेवकों पर गोली चलाई थी समाजवादी पार्टी ने, उस पार्टी को इनवाइट किया गया था। सोनिया गांधी और कांग्रेस लगातार राम के अस्तित्व को नकारती रही, राम जन्म आंदोलन का विरोध करती रही, उन्हें भी इनवाइट किया गया था। प्रधानमंत्री चाहते थे कि ये देश का मंदिर है, ये भारत की आस्था का मंदिर है, ये सनातन मंदिर है, 140 करोड़ लोगों का श्रम का मंदिर है, और ये 500 साल की गुलामी के बाद हम इसको जीते हैं और एक भव्य मंदिर बनाए। 140 करोड़ की जनता इसमें सहभागी हो, और सभी दलों को सहभागी करने के लिए सबको बुलाया गया था, लेकिन कांग्रेस नहीं पहुंचा, अखिलेश यादव उसके अंदर नहीं गए। यह बताता है कि हिंदू आस्था के साथ किस तरह से कांग्रेस का व्यवहार रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी ने तो स्पष्ट कर ही दिया है। और यह बताता भी है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो मंदिर मिशन का प्रोग्राम रहता है, वो देश के युवाओं को जोड़ता है, महिलाओं को जोड़ता है, आदिवासियों को जोड़ता है, सबको जाति से परे होकर एक हिंदुत्व की छतरी में इकट्ठा करता है। और आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले 11 दिन पहले से उन्होंने उपवास शुरू कर दिया था। नासिक के कालाराम से उन्होंने पूजा शुरू कर दी थी, वो जमीन पर दरी पर सो रहे थे, इतना कड़क उन्होंने वहां पर उसका पूजा पाठ की पद्धति अपनाई थी। तो ये बताता है, आप काशी विश्वनाथ मंदिर का देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जब वहां से सांसद बने तो काशी का कायाकल्प उन्होंने किया, उज्जैन के मंदिर का महाकाल का कायाकल्प उन्होंने किया, साउथ के मंदिरों का कायाकल्प करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार है। आप देख उत्तराखंड के आप मंदिर देखिए कैसे कायाकल्प प्रधानमंत्री ने किया। और वो केवल मंदिर मात्र नहीं, वो हमारे सांस्कृतिक वैभव के साथ साथ एक जो उसके साथ अर्थव्यवस्था भी चलती है, उसके साथ कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था चलती है, उसके साथ नैतिक व्यवस्था चलती है। साथ में बिल्कुल जी, हम चर्चा जारी रखेंगे। विकास का जो काम है वो तो जुड़ ही रहा है, विकास के साथ राम जुड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ राम की बात नहीं की, विकास राम के साथ काम के साथ राम की बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का काम पहले, उसके साथ राम प्रधानमंत्री के साथ जुड़ रहा है। तो विकास से प्रधानमंत्री मोदी का ही 2014 में जो गारंटी प्रधानमंत्री मोदी ने दी थी, 2019 में से पूरी क्या, 2019 में तो राम मंदिर का मामला नहीं था, जनता ने मोदी के विकास को देखते हुए वोट दिया था। तो मुझे लग रहा है कि तीसरा टर्म भी प्रधानमंत्री मोदी को उनके विकास की योजनाओं के आधार पर मिलेगा। आज देश के हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, और यही प्रधानमंत्री गारंटी दे रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं उसे गारंटी पूरी होने की गारंटी है, और देश को तीसरे कार्यकाल में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बना दूंगा। कौन प्रधानमंत्री इतनी हिम्मत से कहता है कि मैं अपने देश को तीसरी अर्थव्यवस्था पे लेकर जाऊंगा? और ये प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास बताता है, ये जितना ज्यादा आश्वस्त जनता इस मुद्दे को लेकर होगी, उतना ही देश के प्रति समर्पण बताता है कि मैं अपने तीसरे कार्यकाल में देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाऊंगा दुनिया की। हाँ समीर जी, हम चर्चा जारी रखेंगे और टिप्पणियां लेंगे और खबरों के साथ, लेकिन वक्त हो चला है बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। ड्रीम कार है मेरी। म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम को अपना गोल बना ले। तो पैसे नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग एसआईपी में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। हेलो, आप तो वो हो ना भैया? बताओ ना, हमारी लॉटरी कब लगेगी? चलिए एक लिंक भेजता हूँ, उस पर क्लिक करो और लॉटरी पाओ। 98222। बिल्कुल चूचू नहीं। यूपीआई कहता है किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक मत करो। अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। और आप पैदल ही जाएंगे? टैक्सी! आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं। आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता सक्रिय हो चुके हैं और लगातार कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा महाराष्ट्र दौरे पर रहे तो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने जांजगीर चांपा में विजय संकल्प शंखनाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने के लिए प्रदेश की जनता और विशेषकर महिलाओं का आभार जताया। उन्होंने प्रदेश की जनता से राज्य की सभी सीटों पर भाजपा को जिताने की अपील भी की। इससे पहले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में कोंडागांव में भाजपा लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार जनजातीय संस्कृति के सम्मान और पिछड़ों आदिवासियों के कल्याण के लिए संकल्पित है। बैठक में बस्तर, कांकेर, महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में हर सीट पर कमल खिलाने का संकल्प लिया। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ओडिशा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने नबरंगपुर और बहरामपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तय एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 के पार के लक्ष्य को हासिल करने की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने मयूरभंज में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गरीबों को लेकर कांग्रेस की नीतियों की जमकर आलोचना की।
लंबे समय तक आप लोगों ने कांग्रेस की हुकूमत देखी है, लंबे समय तक। जब कभी भाषण देने के लिए कांग्रेस के नेता खड़े होते थे तो कहते थे हमारी सरकार बना दो, हम हिंदुस्तान से गरीबी भगा देंगे, गरीबी समाप्त कर देंगे। मैंने भाई 70 वर्षों में कांग्रेस ने गरीबी समाप्त किया? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, 70 वर्षों में कांग्रेस ने गरीबी समाप्त किया? गरीब समाप्त होते जा रहे थे, गरीबी समाप्त नहीं हो रही थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद राजस्थान में भाजपा ने लोकसभा चुनाव तैयारियों को लेकर अपनी सक्रियता और बढ़ा दी है। गुरुवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव, संगठन की संरचना सहित अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन इतना तय है कि मैंने विधानसभा चुनाव के समय में भी कहा था कि हम एक तरफा बहुमत के साथ में जीत करके सरकार में आने वाले हैं। आज फिर आपको कहता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, अपने डायरी में लिख लीजिए, राजस्थान में 25 कमल 25 के 25 सीटों पर खेलने वाले हैं। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हुए गठबंधन को लेकर भाजपा ने इसे बेमेल और बेअसर गठबंधन करार दिया है। इस बेमेल गठबंधन को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने फोटो जीवी बताते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटों पर इस गठबंधन को जमानत बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मैं यह देख रहा हूं कि 80 की 80 सीटों में इस गठबंधन को अपनी जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। जनता ने फैसला कर लिया है फिर एक बार मोदी सरकार का, और सपा और कांग्रेस का गठबंधन में 2017 में देख चुका हूं, और 2017 में तो कुछ वजूद था सपा का भी, कुछ वजूद कांग्रेस का भी था। इस समय इनके पास वजूद यानी इनके न पास कार्यकर्ता हैं, केवल फोटो खिंचाने वाले कुछ गिने चुने लोग बचे हुए, और इनको मालूम है ये हताशा और निराशा के गर्त में डूबे हुए दोनों दल हैं। और मैं यह मानता हूं कि सपा और कांग्रेस दोनों का कोई भविष्य अब यूपी में नहीं है। समीर चौगावकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर जी, अगर देखें तो भाजपा का तो कहना है कि कोई भी भविष्य नहीं है, तर्क ये भी दिए जा रहे हैं कि इसके पहले भी गठबंधन हुआ था, नतीजा सिफर रहा था। किस रूप में देखते हैं समाजवादी पार्टी ने जो 17 सीटें दी, और किस तरीके से कांग्रेस ने एक दौर में अपनी 20 सीटों के आसपास जब वो जीते थे, उससे भी नीचे जाकर एक स्तर पर समझौता किया जहां पर खुद कांग्रेस का आत्मविश्वास दरका हुआ होता है। रायबरेली से भी सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी क्योंकि राज्यसभा राजस्थान से वो हो चुकी हैं। कहां भविष्य दिखता है दोनों गठबंधन का? देखिए, कांग्रेस का राजनीतिक पतन की पराकाष्ठा देखिए। जो कांग्रेस 2009 के अंदर उत्तर प्रदेश 21 सीटें जीती थी, जिस कांग्रेस ने 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए का नेतृत्व किया और 10 साल सरकार चलाई थी, वो 10 साल का भ्रष्टाचार का जो नतीजा रहा, मिसमैनेजमेंट का नतीजा रहा, जिस तरीके से परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टाकरण की राजनीति कांग्रेस 10 साल की थी, उसका असर आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। आज कांग्रेस की वहां पर सिर्फ एक सीट बची थी सोनिया गांधी की। राहुल गांधी 2019 में अमेठी से स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे और वो वायनाड से चुनाव जीते थे। सोनिया गांधी भी इस बात को जानती थी कि 2024 का लोकसभा चुनाव रायबरेली से हार जाएंगी, इसलिए सोनिया गांधी राजस्थान के से राज्यसभा चली गई है। और आज कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों जो अखिलेश ने उन्हें दी है उसके ऊपर निर्भर है। उसमें से भी आप देख लीजिए कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। कांग्रेस के पास उम्मीदवार तक नहीं है इन सीटों पर लड़ने के लिए। कांग्रेस अपनी 2 गढ़ की सीटें जो थी अमेठी और रायबरेली, वहां तक अभी उम्मीदवार कौन लड़ेगा तय नहीं कर पाई। न अभी यह कहने की स्थिति में है कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, कांग्रेस यह कहने की स्थिति में है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ेगी। जी समीर जी, बेहद कम समय है, तो कहीं ना कहीं नीतिगत अस्पष्टता का शिकार है इंडी गठबंधन, और बेमेल गठबंधन करार कर रही है भाजपा उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के गठबंधन को। लेकिन क्या होगा जनादेश, जनता किस तरीके से गठबंधन के साथ साथ भाजपा के दावों को भी देखती है, किस तरीके से चुनाव की जब स्थितियां बनेंगी, जब जमीन पर प्रत्याशी उतरेंगे, तो जनता के मन में क्या होगा, ये आने वाला भविष्य तय करेगा। लेकिन अभी फिलहाल
कहीं ना कहीं स्पष्ट तरीके से दिखता है कि चाहे वो राजनीतिक प्रचार, रणनीति या फिर राजनीतिक रूप से बढ़त लेने की बात हो, तो उसमें इंडी गठबंधन से कहीं ना कहीं आगे दिख रही है भाजपा, क्योंकि एक ही दिन में कई राज्यों में भाजपा के बड़े नेता रैलियां कर रहे हैं, सार्वजनिक सभाएं कर रहे हैं। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। पीएम मोदी ने गुजरात को दी मेगा सौगात।